नमस्कार। दिलीप सिंह एडवोकेट आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। कई बार कोई आपसे सिंपल सा सवाल करता है, लेकिन उसका सिंपल सा जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। बातों बातों में कल हमारे एक एसोसिएट ने मुझसे पूछा कि प्रोबेट के केस में कोर्ट इतना ज़्यादा क्रिटिकली एग्जामिन क्यों करती है पिटीशन को। सच कहूँ तो मेरे इस आसान सवाल का कोई आसान जवाब नहीं था। सच पूछिए तो कोर्ट हर एक केस में बहुत सुनिश्चित करना चाहती है अपने आप को कि किसी गलत विल को प्रोबेट देने की वजह से उस प्रॉपर्टीज़ के नेचुरल हेयर को, जो नेचुरल सक्सेसर हैं, उनको उनके राइट को इफेक्ट ना कर दें। तो अदालत अपनी अंतरात्मा को संतुष्ट करना चाहती है और हमेशा ही कोर्ट प्रोबेट के केसेस में अपने से सिंपल क्वेश्चंस पूछती है कि जब भी कोर्ट के सामने ये सवाल होता है कि प्रोबेट दिया जाए या नहीं दिया जाए, तो कोर्ट ये देखती है कि कैसे इसको इंश्योर किया जाए कि गलत विल को प्रोबेट ना मिल जाए। तो ये चार जो सिंपल सवाल हैं कोर्ट हर एक केस में अपने पूछती है। सबसे पहला कि क्या वसीयत जेन्युइन है, दूसरा कि क्या वसीयत प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया गया है, और क्या वसीयत को अटेस्टेशन एज पर लॉ है, तीसरा कि जो टेस्टेटर था, वसीयत करता था, जिस समय वो वसीयत किया वो साउंड डिस्पोजिंग माइंड में था, वो सही तरीके से समझ रहा था कि वो क्या कर रहा है और उसको पूरी जानकारी थी कि इस डॉक्यूमेंट का उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ के डिस्पोजल के रूप डिसाइड करेगा। चौथा जो बहुत इम्पॉर्टेंट था कि क्या जो वसीयत बना है उसमें किसी भी प्रकार का अनड्यू इन्फ्लुएंस या फ्रॉड या धोखाधड़ी, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन या दबाव तो नहीं है। अब इस चीज़ को आप एक केस में देखिए जो बहुत ही फेमस केस था। आप सभी जानते हैं महाराजा होलकर जो इंदौर के थे, उनकी डेथ 1978 में हुई और उन्होंने विल किया और विल में अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ अपनी पत्नी महारानी शर्मिष्ठा बाई होलकर को दे दिया और उनको सारी प्रॉपर्टी मिल गई। बाद में उनके 4 बेटियां भी होती हैं, तो जिनका नाम होता है शारदा राजे, सीता राजे, सुमित्रा राजे एंड सुशीला राजे। तो जब महारानी की डेथ होती है उसके बाद 2 विल लेकर आते हैं। पहला विल 1978 में बना हुआ लेकर उनकी बड़ी बेटी शारदा राजे आती हैं, और दूसरा विल उनकी तीसरी बेटी का दामाद अनिल काक लेकर आता है जो 1992 में बना हुआ होता है। 1992 में बना हुआ बिल काफ़ी लंबा चौड़ा होता है और उसमें 2 पार्ट होते हैं। पार्ट ए में उन प्रॉपर्टीज़ का डिस्पोजल की बात होती है जो महारानी को अपने पति से मिला था, और पार्ट बी में उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो स्त्री धन या और जो भी उनके नाम की प्रॉपर्टीज़ हैं उसके डिस्पोजल की बात होती है। शारदा राजे 1978 में बने हुए बिल को लेकर 1998 में मुकदमा फाइल करती हैं प्रोबेट के लिए, और उसके बाद अनिल काक भी प्रोबेट में जाते हैं 1992 में बने हुए विल को लेकर। दोनों केसेस को कंसोलिडेट करके सुना जाता है। 1978 का विल छोटा सा 2 पेजेस का विल था, जबकि 1992 का विल काफ़ी बड़ा विल था, 6 पेजेस में था और प्लस बहुत सारे एनेक्शर्स थे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें एनेक्स थे, लगे हुए थे। सिंगल जज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट दोनों पिटीशंस जो प्रोबेट के थे दोनों को रिजेक्ट कर देते हैं, और 1992 के विल के प्रोबेट पिटीशन को रिजेक्ट करते हुए वो जो ग्राउंड देते हैं उसमें सबसे पहला ग्राउंड ये होता है और इम्पॉर्टेंट ग्राउंड ये होता है कि जो अपेंडिसेस थे उसमें अटेस्टिंग विटनेसेस के साइन नहीं थे, तो इसलिए ये सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता है। दूसरा कि जो अनिल काक थे जिनकी कस्टडी में विल था वो काफ़ी दिनों तक अपनी कस्टडी में रखे, किसी को बताया नहीं। तीसरा, अनिल काक खुद को भी एग्जामिन नहीं किया जाए विटनेस, जबकि वो विल के प्रोपाउंडर थे और एग्जीक्यूटर भी थे, और उन्होंने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया था विल के एग्जीक्यूशन में। चौथा कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए ये भी एक सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता है। तो इस तरह से विल का जो इस पूरे केस का क्रक्स था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा था कि क्या जो अपेंडिसेस हैं जिसको हिंदी में अनुबंध कहते हैं,
वो 1992 के विल का हिस्सा था या नहीं। तो अब मैं बताऊं, विल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस पर मैंने पहले भी 3 वीडियो बनाए हैं और तीनों को आप लोगों ने बहुत अप्रिसिएट किया हमारे व्यूअर्स ने। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ देखिए, जिससे कि आपको विल के अलग अलग आयाम के बारे में, अलग अलग फेसेट के बारे में आपको जानकारी मिले। तो अब जिस महारानी होलकर के विल की बात कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है वो केस, और सुप्रीम कोर्ट में केस का नाम होता है अनिल काक वर्सेस कुमारी शारदा राजे एंड अदर्स, और ये डिसाइड होता है 24 अप्रैल 2008 को। इस केस का नंबर था सिविल अपील नंबर 2965 2008/2008, और ये डिवीज़न बेंच का जजमेंट वर्सेस कुमारी शारदा राजे एंड अदर्स, और ये डिसाइड होता है 24 अप्रैल 2008 को। इस केस का नंबर था सिविल अपील नंबर 2965 2008/2008, और ये डिवीज़न बेंच का जजमेंट होता है। डिवीज़न बेंच में जस्टिस एस.बी. सिन्हा थे और जस्टिस वी.एस. सिरपुरकर थे। इस जजमेंट को लिखा था जस्टिस एस.बी. सिन्हा ने, और एस.बी. सिन्हा के सामने मैं पर्सनली भी पेश हुआ हूँ जब वो दिल्ली हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे, और ही इज़ अ वंडरफुल जज। ही वॉज ए वंडरफुल जज, बहुत मेहनती और कानूनी नाइसिटीज़ को, सैटिलिटीज़ को बहुत बढ़िया समझते थे, और इसलिए ये जजमेंट बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। और इसी से उन्होंने पूरे डिस्प्यूट को जिस पे ज़्यादा ये दिया कि क्या वो अपेंडिसेस जो हैं वो बिल के हिस्सा हैं या नहीं है। यहाँ एक बात बता दूं कि जो 78 के बिल को लेकर जो चैलेंज किया था, बाद में उसमें आर्ग्यू नहीं किया, और उनके एडवोकेट ने भी ये 92 के बिल को अपोज करने के लिए आर्ग्यू किया। इसमें एपिलेंट की तरफ से, अनिल काक की तरफ से जो पेश हो रहे थे वो थे बहुत ही फेमस एडवोकेट श्री अरुण जेटली और मिस्टर आरिफ नरीमन, जो आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उनका मेन आर्गुमेंट ये था कि महारानी होलकर ने सारी प्रॉपर्टीज़ को अपने सारे बेटियों में या अपने ग्रैंड चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसलिए कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस का स्कोप नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो अपेंडिसेस थे वो अपेंडिसेस केवल क्लैरिफिकेटरी नेचर के हैं, केवल ये क्लेरिफाई करते हैं, तो उसको बिल का इंटीग्रल पार्ट नहीं माना जा सकता। तीसरी बात जो उन्होंने कही कि भाई मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगा हुआ है जो ये शो करता है कि महारानी जिस समय बिल की उस समय वो साउंड डिस्पोजिंग माइंड में थे। दूसरी तरफ से जो एडवोकेट पेश हो रहे थे उनका नाम था मिस्टर एस.बी. उपाध्याय, वो भी सीनियर एडवोकेट हैं, और उनका जो मेन आर्गूमेंट ये था कि जो 92 का बिल है वो उसमें बहुत सारे सस्पिशियस सर्कमस्टांसेज हैं, और सबसे ज़्यादा जिस बात पे उन्होंने जोर दिया वो ये कि अनिल काक जो एग्जीक्यूटर भी हैं बिल के, और वो महारानी की एक तीसरी बेटी है उसकी दामाद हैं, और इसमें मेजर बेनिफिशियरीज वो फैमिली ही है, चूँकि जो टोटल 35 प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें से 27 प्रॉपर्टीज़ उस फैमिली को मिला है। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि अनिल काक इस बिल को लेकर चले गए थे और काफ़ी दिन तक अपने पास रखा और किसी को डिस्क्लोज़ नहीं किया बिल के बारे में कभी भी। तीसरी बात उन्होंने कही कि जो अपेंडिसेस हैं वो बाद में बनाई गई हैं, वो जिस समय बिल बना था उस समय वो एग्जिस्टेंस में नहीं था। और चौथी बात उन्होंने कही कि जो महारानी थी जिस समय बिल बनाई वो 85 ईयर्स ओल्ड थी। और पांचवी बात जो उन्होंने कही वो ये कि जो बिल है वो रजिस्टर्ड नहीं है बल्कि नोटोराइज्ड है। तो इतने सारे सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस का जिक्र उन्होंने किया। अब जो मेन चीज़ है वो निकल के जो इस केस में सामने आया कि क्या जो अपेंडिसेस हैं वो बिल के इंटीग्रल पार्ट हैं या क्लैरिफिकेटरी नेचर के हैं। और अगर हम अपेंडिसेस को हटा देते हैं तो इन एब्सेंस ऑफ अपेंडिसेस क्या बिल अपने आप में कंप्लीट है और टेस्टेटर के वसीयतकर्ता के की जो इंटेंशन थी उसको लागू करने में वो सफल हो सकते हैं हम या नहीं। तो अब जो इश्यूज देखे गए उसमें ये है कि जो भी अटेस्टिंग विटनेसेस थे वो बिल पे तो साइन किया उन्होंने, लेकिन अपेंडिसेस पे उनके साइन नहीं है। तो ये अपने आप में, और अगर हम अपेंडिसेस को हटा देते हैं इस केस में तो क्लियर नहीं होता है, क्योंकि उसमें ही क्लियर किया हुआ है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ किसको जाएगी। तो इस तरीके से ये इंटीग्रल पार्ट है, ये कोर्ट ने माना। दूसरी बात जो कोर्ट ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जिसको कि अनिल काक को लेकर आना था जिस दिन एग्जीक्यूट हो रहा था बिल। ये बात अटेस्टिंग विटनेस ने अपने कोर्ट में एग्जामिन होते वक्त ये कहा कि अनिल काक को लेकर आना था, लेकिन वो उस दिन लाए नहीं थे, इस वजह से मेरे सिग्नेचर उस पर नहीं हो पाए।
तो इस तरह से एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि अपेंडिसेस जिस समय विल एग्जीक्यूट हुआ उसका हिस्सा नहीं था, तभी उस पर टेस्टिंग विटनेस के साइन नहीं हो सके। और विल के केस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है विल से रिलेटेड कि विल वैलिडली एग्जीक्यूटेड है या जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, ये प्रोपाउंडर पे होता है। और प्रोपाउंडर को ये भी प्रूव करना होता है कि विल का अटेस्टेशन सेक्शन 63 इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत हुआ है और विल के अटेस्टेशन को प्रूव किया गया है सेक्शन 68 एविडेंस एक्ट के द्वारा। और प्रोपाउंडर को ये भी प्रूव करना होता है कि अगर कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस है तो उसको उसमें सारे सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस के फैक्टर्स को रिमूव करना होता है अपने विटनेस में लाकर, ये शो करना होता है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने जजमेंट है एक, जिसमें बेंगा बेहरा वर्सेस ब्रज किशोर नंदा का है, ये 2007 वॉल्यूम 7 स्केल 228, जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई भी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करता है तो वो अपने आप में सफिशिएंट होगा ये कंक्लूड करने के लिए कि विल का एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं हुआ और विल का एग्जीक्यूशन प्रूफ नहीं हुआ और विल डाउटफुल है। इन सब बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कुछ सस्पिशियस सर्कमस्टांसेज इस केस में हैं जो 1992 के बिल के केस में हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया प्रोबेट ग्रांट करने को, और जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था जिससे कि जो रिजेक्ट किया था प्रोबेट पिटिशन को, उसको कंफर्म कर दिया। मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कहा है आपको कि मैं हर एक तरीके से ये सही मानता हूँ कि विल का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, हालांकि ये ऑप्शनल है, लेकिन एज ए काउंसिल हम हमेशा अपने क्लाइंट को ये सजेस्ट करते हैं कि विल की रजिस्ट्रेशन जरूर कराइए। अब जैसे मैं ये कहता हूँ कि अगर इस केस में विल रजिस्टर्ड होता तो एनेक्शर उसका हिस्सा है या नहीं है, बाद में बना है पहले बना है, ये सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। अगर रजिस्ट्रेशन के वक्त वो डॉक्यूमेंट लगा हुआ था तो वो उसका हिस्सा है। तो इस इवेंट की उस केस में अगर अटेस्टिंग विटनेसेस के सिग्नेचर उस एनेक्शर्स पे नहीं भी होती तो भी ये बहुत ज़्यादा फर्क नहीं डालता। तो मेरा ये मानना है कि विल का रजिस्ट्रेशन जरूर कराइए। एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर हम हमेशा अपने क्लाइंट को जो सलाह देते हैं वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के, अपने अनुभव के आधार पर और फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस को, आने वाले कॉम्प्लिकेशंस को ध्यान में रख के देते हैं। चूँकि यहाँ ये भी हो सकता है कि एनेक्शर जेन्युइनली बना, महारानी के नॉलेज में रहा होगा, या ये भी हो सकता है कि वो बाद में क्रिएट किए गए या जो ओरिजिनल थे उसको हटा दिए गए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरा ये सलाह है आप लोगों से कि जब भी विल बनाएं तो उसको रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि छोटी सी चूक वसीयत के प्रोबेट होने में बहुत बड़ी दिक्कत कर देती है और सालों साल अदालत में लगे रहने के बाद भी नहीं होता है। अब आज इस मुद्दे को तो हम यहीं समाप्त करते हैं, बट मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहूँगा। अभी लिडवीना जोसेफ करके एक स्टूडेंट हैं जो 5th क्लास के स्टूडेंट हैं केंद्रीय विद्यालय त्रिशूर में, उन्होंने एक लेटर लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एन.वी. रमन्ना को, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कोविड क्राइसिस में लोगों के अधिकार के लिए को इंश्योर किया है, ये बहुत तारीफ़ के काबिल है। और इस लेटर को पढ़ने के बाद चीफ जस्टिस रमन्ना ने भी उसको रिप्लाई किया और उसको कहा कि आप जो ये लेटर लिखने वाली बच्ची हैं वो आगे चल के बहुत ही समझदार और देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने वाली नागरिक बनेंगी। और जब जस्टिस रमन्ना ने रिप्लाई भी किया, इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम जो है वो सोलेम वर्क है और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी बिल्डिंग में भी और नेशन बिल्डिंग में भी और कॉमन मैन के इंटरेस्ट को सिक्योर करने में भी। और तभी विल के केस में कोर्ट थोड़े भी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस होने पे प्रोबेट नहीं ग्रांट करती है। इसलिए बेटर है कि जब विल बनाया जा रहा हो तो उसमें बहुत ही एहतियात बरता जाए जिससे कि फ्यूचर लीगल कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें
और अगर आपको वीडियो देखने के बाद कोई भी रिस्पॉन्स है, चाहे वो एक वर्ड का है या एक लाइन का है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखें। इससे मुझे बहुत मदद मिलती है वीडियो बनाते वक्त और अपने तजुर्बे को अपने एफर्ट को इम्प्रूव करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।